अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मदर शेख और आप देख रहे हैं आमिन मीडिया का खुसूसी प्रोग्राम हालत हाजरा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हर हफ्ता हम आपकी खिदमत में लेकर ये प्रोग्राम हाजिर होते हैं। तो फिर एक बार हम आपकी खिदमत में मैं और मेरे अजीज़ दोस्त उस्मान भाई कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम किन मौजू पर बात करेंगे, इसकी तफसीलात देंगे आपको उस्मान भाई कुरैशी। सभी साथियों को सलाम अर्ज़ है। जैसा कि मदर साहब ने बताया कि रवा हफ्ते के जो प्रोग्राम हम पेश करने जा रहे हैं तो उसमें सुर्खियाँ इस तरह से कुछ हैं कि सबसे पहले हम लेंगे कि इजराइल की जो आज से ज़्यादती शुरू हो गई है फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़, और इन्होंने दोबारा जो पीस एकॉर्ड था उसको ख़त्म कर दिया है और बमबारी शुरू कर दी है। उस पर मदर शेख साहब अपनी बात कहेंगे। दूसरी बात मेरी जानिब से होगी जिसमें मैं इस पर तवज्जो दिलाऊंगा कि रकाबगंज और उसके साथ साथ 4 और ऐसी मसाजिद हैं जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जिसमें पार्लियामेंट की जो तौसीह हो रही है तो उसके अंदर उसको ऊपर कुछ मुस्लिम इदारों का ऐसा खदशा है कि इसको नुकसान पहुंच सकता है, उसको लेकर उसकी बात आपके सामने रखी जाएगी। आगे चलकर हम एक और मसले को भी यहाँ पे शामिल किया हमने कि जो CAA का मामला था उसके ऊपर कल 3 एक नामवर एक्टिविस्ट थे, उनको रिहा किया गया दिल्ली हाई कोर्ट ने, और उस पर बस तनकीद के अपने रिमार्क्स छोड़े थे, तो उसको लेकर बात होगी। फिर आ जाएंगे हम समाजी हालात पर। तो समाजी हालात में हम इस बार जो लेंगे वो बिहार में 24 खातून बड़े अच्छे नंबरों से पास हुई और उनका एक बड़ा दबदबा रहा, और साथ साथ में एक जो खातून हैं वो तो DSP भी बनी है तो उनकी बात होगी। उसके साथ साथ हम इसके अंदर लेंगे कि जुहापुरा में जिस तरह के रोड कटिंग का मामला शुरू हुआ है तो उसके ऊपर अपनी राय रखेंगे, और आसिफ मेवाती को लेकर जिस तरह से वहाँ की मुकामी पंचायत हरियाणा में जिस तरह से उन्होंने रुख लिया है उसकी बात होगी, और आखिर में लव जिहाद का कानून गुजरात में पास हो गया है जिस पर फाइनल दस्तखत भी हो गए, उस पर कुछ रायजनी होगी। आखिर में रहेगा सूफीनामा के मातहत बुजुर्गों के पेशाब के रिपोर्ट से भी किस तरह से एक यहूदी मुसलमान हुआ, एक वो किस्सा अर्ज किया जाएगा मेरी जानिब से। और दूसरा एक हदीस की रोशनी में जो बुखारी शरीफ की हदीसों में से उसको लिया गया है कि किस तरह से अल्लाह ताला सखी लोगों की इमदाद करता है और उनका किस तरह बोलबाला आसमानों में रहता है, उस पर मैं अर्ज़ करूँगा। तो शुरू करते हैं मदर शेख साहब, आप इजराइल से शुरू कीजिए। जी बिल्कुल। तो उस्मान भाई, खासकर आज इजराइल के हम हालात देखें जी, तो आपने देखा होगा कि अक्सर इजराइल के जो मामला था हमास के साथ में, जी, वो मामला कुछ दिनों पहले दब चुका था ठीक। और पहल की गई थी इजराइल की जानिब से, उसको रोक भी दिया गया था, लेकिन वहाँ की आवाम ने नेतन्याहू को बड़ी बेइज्जती के साथ वहाँ से निकाला, जिसके पोस्टर वगैरह भी आपने देखे होंगे। जी, जी, और अब वहाँ का जो नया सुकान संभाला है वो नेतन्याहू से भी ज़्यादा खतरनाक कट्टरवाद जिसे कहा जाता है वो है, ठीक। और उसने आते के साथ ही अपनी तीसरी आँख खोल दी है, और कल रात से उसने गाज़ा पट्टी पर दोबारा हमले शुरू कर दिए हैं। उसके जवाब में अल काशिम ने भी इजराइल पर दोबारा रॉकेट लॉन्चर से हमले शुरू कर दिए हैं। अब देखते हैं कि ये मामला आगे जाकर कहाँ रुक लेता है। नहीं, जारहाना तौर पर एक वहाँ पे जो फ्लैग मार्च निकाला गया कि जो वहाँ की मकामी जो आवाम थी उनके खिलाफ ये मामला था, फिर भी उन्होंने इसको इस तरह से पेश किया कि नहीं, ये हमारा एक पैदाइशी हक है यहूदियों ने, और वहाँ पे उनकी जारहाना तरीके से उसको निकाला गया, और काफ़ी लोगों को उससे पहले भी इन लोग ने अरेस्ट करके रखा हुआ था वगैरह। इसका मामला जो जुल्म का जो मैदान गर्म किया है इन्होंने, वो जो छोड़ के गया भूत गया और पलित आया, इस तरह का कुछ मामला कहें तो चलेगा। हम तो हम आगे रुक करते हैं कि हिंदुस्तान में आ जाते हैं, दिल्ली की जानिब आ जाते हैं कि आपको याद होगा कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो मोदी साहब का एक ख्वाब है, और काफ़ी कुछ इसके खिलाफ PIL भी हुई, लेकिन कोर्ट ने उनकी बात अर्जदारों की नहीं सुनी और कहा कि नहीं, PIL को खारिज कर दी गई। साथ साथ में तो खैर सेंट्रल विस्टो के हमें कोई मुखालफत नहीं, सेंट्रल विस्टो बनना चाहिए, लेकिन अब वहाँ पे एक मुस्लिम इदारे ने कल ही दिल्ली में वहाँ पे जो हरदीप सिंह कौर हैं, हरदीप सिंह साहब जो मतलब जो मिनिस्टर हैं, उनको एक खत लिखकर एक अपना रिप्रेजेंटेशन भेजा है और लिखा है कि ये विस्टा प्रोजेक्ट के अंदर 5 मस्जिदों का भी शुमार है। अच्छा, जिसमें मोटे तौर पर जो रकाबगंज की मस्जिद है, जिससे ज़ाब्तागंज में एक मस्जिद है जो मानसिंह रोड पर है, दूसरी कृषि भवन मस्जिद है, चौथी सुनेरी बाग मस्जिद जो उद्योग भवन के करीब है, और 5वीं नायब सदर की मस्जिद के नाम से मस्जिद मशहूर है जो बगीचे के करीब है। तो कहने का मतलब इस मस्जिदों का मामले को लेकर जो एक अपने आप में एक शाही मस्जिदें हैं
और साथ साथ में ये मस्जिदें एक तो ऐसी है कि जो वाइस प्रेसिडेंट की मस्जिद थे, जिससे पहले जो वाइस प्रेसिडेंट थे वो मुसलमान हुआ करते थे, तो वो जहाँ तक थे अपने इक़्तिदार में वहाँ तक थे मस्जिद जारी और सारी थी, लेकिन अब उसे कई ज़माने से एक लॉक में है वो। पर ये और एक अपना एक ऐतिहासिक उसमें पहलू है और एक उसमें तारीखी मकाम रखती है, तो मुस्लिम के आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट से हाँ उसको भी ताल्लुक है, और कुछ मस्जिदें उसके आर्कियोलॉजी डिमांड नहीं भी है, लेकिन तो मुसलमानों की तरफ से ये डिमांड रखी गई है कि ये मस्जिदों का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। तो इसको लेके एक बड़ी गर्मजोशी से एक बहस दिल्ली में भी चल रही है। तो अपनी भी यही कोशिश रहेगी कि भाई हमारी भी यही ख्वाहिश है कि एक मुसलमान होने के नाते सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट से कोई तकलीफ नहीं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं, लेकिन साथ साथ में मस्जिदों का तहफ़्फ़ुज़ हो और एक अच्छा मैसेज सरकार दे कि मुसलमान को जिस तरह से हिंदुस्तान में शमूलियत है, जैसे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में भी ये मस्जिदों का शुमार करके आप मुसलमान आर ऑलवेज वेलकम, एक इस तरह का मैसेज आएगा अगर मस्जिदों को किस तरह से कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाता। बिल्कुल। दूसरे मौजू पर हम आ जाते हैं कि CAA। कल दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बड़ा ही उम्दा जजमेंट दिया जिसमें 3 नामवर लोगों को रिहा किया गया। एक 2 खातून हैं और एक आसिफ तन्हा है, और वो पिंजरा तोड़ नाम से कोई एक इदारा चला रहे थे उन्होंने। लेकिन मैं यहाँ तवज्जो इसलिए दिलाना चाहता हूँ आपकी कि जो ये जजमेंट दिया गया, तो साथ में जज ने किसी का 72 पेजेस का जजमेंट है, किसी का 132 पन्ने का है और किसी का 90 पन्ने का है। अब बेल तो ऑर्डर्स बहुत मुख्तसर होते हैं, लेकिन जो हालात के ऊपर उन्होंने अपनी अपनी तरीके से रोशनी दी, तो उसमें एक पॉइंट को उन्होंने बड़ा वाज़ेह कहा है कि भाई मुखालफत करना कोई आतंकवाद नहीं है। बिल्कुल। और आप उस तरह से महीनों तक उनको जेलों में रखना, ये क्या बात हुई? ये आपके मुखालिफ है इसके लिए, तो उनको इस तरह से बहुत सख्त तरह के उनको सेंश्योर किया गया, जिसका एक टर्मिनोलॉजी में नाम कहा जाता है, और ये रिमार्क्स के मातहत इनको रिहा किया गया। और कहने का मकसद है कि जब अब इसका नोटिस लिया जाने लगा है कि भाई जिस तरह से मुखालफत को दबाया जाना रहा है, तो उसकी तरफ से अब कोर्टें भी इसका संज्ञान ले रही हैं और इस तरह के रिमार्क्स दे रही हैं कि नहीं, मुखालिफ लोगों को इस तरह से टॉलरेट करना चाहिए, बर्दाश्त करना चाहिए। ये हमारे हिंदुस्तान का ये निज़ाम रहा, एक ऐसी सोसाइटी है। तो ये थे हमारे सियासी हालत का पड़ाव था। अब आगे चलेंगे हम समाजी हालत पर। उस्मान, यहाँ पर आपसे एक बात मैं और कहूँगा कि जिस तरीके से CAA की बात आपने कही है, जी, तो CAA के ताल्लुक से सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम लीग की जानिब से कपिल सिब्बल के द्वारा ठीक है जो पिटीशन दाखिल की गई थी, हाँ जी, उस पर केंद्र सरकार ने ये बात कही है कि फिलहाल जो हमने नागरिकता देने की बात कही है 5 राज्यों में, ठीक, वो 1955 का जो कानून है उसके तहत की गई है। ओके। अब इसके जवाब में जी कपिल सिब्बल जी ने 2 हफ्ते का जवाब देने के लिए वक्त मांगा है। सवाल ये उठता है कि अगर 1955 के कानून के तहत अगर ये चीज़ होती है, ठीक, तो यहाँ पर 1955 के कानून में मुसलमानों को भी शुमार किया गया था। मसला कोर्ट में है, इसलिए हम इस पर कुछ ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते। ठीक, देखते हैं 15 दिनों बाद क्या होता है। हमारा जो समाजी हालात का रुख है उसकी तरफ हम रुख करते हैं कि, और बताऊं मैं आपको कि बिहार में इस बार एक धमाका सा हो गया है। वो इस तरह से कि 24 मुस्लिम खातूनें और बहुत अच्छे नंबरों से पास हुई हैं, और उनका एक दबदबा रहा है कि इस तरह से इस बार पहली बार ऐसा कोई तारीख में हुआ है कि मुसलमान खातून इस तरह से जल्दी ज़्यादा तादाद में ये सिलेक्शन हुई हैं, और ये मतलब इतने इंतखाब में मतलब इसके लिए टेस्ट में इनके इतने अच्छे रिजल्ट आए। माशाअल्लाह। साथ साथ एक जो खातून है वो तो DYSP बनने जा रही है, जिनका नाम है रज़िया सुल्तान। अच्छा, ऑलवेज वेलकम, हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन साथ साथ में एक मैं आपको ये तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि जो सरकार यानी गवर्नमेंट भी चाहती है कि ऐसा हो। जैसे कि आपको याद होगा सच्चर कमेटी में जब रिपोर्ट आए थे तो सब ऐसी रिकमेंडेशन दिए गए थे, मतलब कि एक पुलिस में एक मुस्लिम ऑफिसर होना चाहिए मुस्लिम मोहल्लों में, ताकि वो अच्छी तरह का एक बैलेंस व्यू रहे और कोई ज्यादती ना होने पाए, पुलिस का अपना रोल एक निष्पक्ष रहे। बराबर। तो वो उसको लेते हुए होता क्या है कि जब ये ऐसे मुसलमान अफसर जब होके आते हैं IAS IPS, कोई मुखालफत नहीं है, लेकिन जो एक समाज की एक अक्कासी करने का मकसद है ये प्रोग्राम में, उसके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि देखा ये गया है कि सर के जो गवर्नमेंट चाहती है मुस्लिम एरियाज में मुस्लिम ऑफिसर को रख कर के भाई एक इंसाफ करेंगे और एक अच्छा निज़ाम कायम करेंगे और किसी तरह का पक्षपात नहीं होगा, लेकिन अफसोस कि ऐसा नहीं होता। जो मुस्लिम ऑफिसर होता है मुसलमानों पर ज़्यादा सख्ती करता है, बिल्कुल, और साथ साथ में वो अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए और वो किस तरह से स्ट्रिक्ट है, वो सारा जो गुस्सा है वो अपनी ही कौम पे उतारता है। बिल्कुल। तो इसको लेके बड़ा मैं नाला हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे आज हम फख्र करते हैं बच्चों पर या है, पर आगे जाकर अगर इनका रुझान इस तरह से रहता है तो फिर यही वही वहाँ पे आके हम रुक जाते हैं कि भाई इस तरह से कि इनसे क्या उम्मीदें थी और क्या बन गए। इसमें होता ये है कि जब वो किसी ओहदे पे पहुंच जाते हैं जी तो उन्हें अक्सर ये रहता है कि हमारे पर सबकी नज़रें गड़ी हुई है। जी, हम जो भी डिसीजन लेते हैं या कोई काम करते हैं उस पर
कहीं तंज ना हो, कोई हमें रोके नहीं, बिल्कुल इसी दुरुस्त। तरीके से एहसास कमतरी में रहकर वो काम करते हैं। बहुत सही अल्फाजों से आपने इस मामले को मुकम्मल कर दिया कि एहसास कमतरी का एक उनको शिकार हो जाते हैं और वो अपने आप को किसी से कम नहीं है इस तरह के साबित करने के लिए वो अपने ही लोगों पे कुछ जातियाँ कर डालते हैं। बिल्कुल हकीकत है। वो कहते हैं ना कि पैशन वाला पुलिस वाला जो है वो 2 डंडे ज़्यादा मारता है। ठीक है, ठीक है। आगे हम रुक करते हैं कि आपको याद होगा कि पिछले एक हफ्ते से ज़्यादा से जुहापुरा इलाका जो अहमदाबाद में है वहाँ एक मुसलसल रोड कटिंग का दौर चल रहा है और जो बिना परमिशन की इमारतें उनको ढाया जा रहा है। अच्छा उस्मान भाई, यहाँ पर मैं आपकी बात को काटते हुए एक चीज़ अक्सर कहूँगा तो इरशाद कि जी आपको पता होगा कि 2002 से जी किसी भी इमारत को बीयू परमिशन नहीं दी गई। ठीक और अक्सर हम मुस्लिम इलाकों की बात करें तो मुस्लिम इलाकों में जो बिल्डर लॉबी है जी वो आपको भी पता होगा कि माफिया में से ज़्यादातर बिल्डर बने हुए हैं। ठीक है वो लोग पहले इमारतें बना देते हैं जी। और बात क्या करते हैं कि बनाने के बाद हम इसे पास कराएंगे, हाँ, इस तरह का झांसा दिया जाता है। झांसा दिया जाता है। ठीक। और बात ये होती है कि इसमें एस्टेट अधिकारी जो होते हैं उनकी सांठगांठ रहती है। ठीक है लेकिन मसला यहाँ पर ये उठता है कि जिस वक्त इमारत बनना शुरू हो जाती है उस वक्त एस्टेट अधिकारियों को जो भी है मिली भगत के जरिए रुपया पहुँच जाता है और वो उस काम को तोड़ने के लिए नहीं आते। आखिरकार होता ये है कि मुस्लिम लोग जो अपना पैसा बचा बचा कर जो इमारतें दुकान वगैरह जो खरीदते हैं, लेकिन जिस तरीके से भी हाई कोर्ट का जो ऑर्डर आया हुआ है कि बीयू परमिशन वगैरह की जितनी भी इमारतें हैं उनको मुनहसिब किया जाए। हाँ, तो ऐसे जब हालात होते हैं तो बिल्डर भी छिड़क जाते हैं, एस्टेट अधिकारी भी छिड़क जाते हैं, लेकिन भुगतना पड़ता है आम जनता को। चाहिए तो कॉरपोरेशन के अधिकारियों को चाहिए कि ऐसी इमारत बनने से पहले ही उन्हें रोक दें। बिल्कुल दुरुस्त है। मतलब कहाँ से रोकेंगे जहाँ पर इस तरह के अंडर द टेबल इतना सारा कुछ डीलिंग्स होता तो है। यहाँ पर साहब एक चीज़ और भी है कि मुसलमानों को सोचना चाहिए कि हम जिस चीज़ पर हमारी ज़िंदगी भर की पूंजी लगा रहे हैं वो खरीद जो चीज़ रहे हैं वो कायदेसर है या नहीं, उसकी कागजात है या नहीं, उसे बीयू परमिशन मिली है या नहीं, और किस हद तक वो सेफ है। चलिए उम्मीद करें कि ऐसा ही हो और अल्लाह से दुआ करें कि मुसलमानों में ये इसकी बेदारी आए और वो ऐसी ही मिलकतें खरीदे कि जो इसके बीयू परमिशन और जो बाकी दिगरा परमिशन हों उसी को लेने के ऊपर ही माइल हों। आगे रुक करते हैं हम। आसिफ मेवाती का आपने किस्सा सुना होगा अखबारों में कि जिसमें किस तरह से कुछ भाई लोग जा रहे थे तो उनकी कार रोक कर उसमें आसिफ मेवाती नाम का जो एक बॉडी बिल्डर था और पहलवान था उसका किसी दूसरे पहलवान गिरोह ने मर्डर किया और वो गिरोह वाले अपने मुसलमान नहीं थे। लेकिन अब मैं आपकी तवज्जो कुछ और तरफ दिलाना चाहता हूं कि आसिफ मेवाती के कातिल जो थे उनकी हिमायत में हज़ारों लोगों की पंचायत तो खड़ी रही, लेकिन उसके साथ साथ हज़ारों लोगों की तादाद भी उनकी हिमायत में आ गई है कातिलों की। मैं ये याद दिलाना चाहता हूं कि जो कौम इंसाफ नहीं करती उस पर एक बदनसीबी की मोहर लग जाती है और इसके खिलाफ फिर कुदरत भी अपना बदला लेती है और उसके जो बद्दुआ होती है उसके लवाहिकीन की वो अपने तरीके से असर करती है। उस्मान भाई, यहाँ पर मैं एक तवज्जो बात आपको और दिला दूं जी कि जिस तरीके से आपने पंचायत की बात की, उस पंचायत में हरियाणा के जी सुरपाल अम्मू शामिल थे। ठीक है। और बहुत ही जहरीली जबान में उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिए थे। यही पंचायत की बात करें, बराबर इसी पंचायत की बात है। लेकिन जब इस तरीके से कोई भड़काऊ भाषण देता है और भारतीय जनता पार्टी से जब ये सवाल किया जाता है तो भारतीय जनता पार्टी का अक्सर जवाब ये होता है कि वो अपनी ज़ाती राय है, वो अपने ख्यालात पेश कर रहा है। लेकिन उसी सुरपाल अम्मू को फिलहाल जो है हरियाणा का प्रवक्ता बना दिया गया है। अब वो जो जबान बोलेगा वो क्या अपनी ज़ाती जबान होगी या पार्टी की जबान होगी? नहीं तो पार्टी की तर्जुमानी हो गई, ऐसा हो गया मामला साहब। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी जहर उगल रहा है उसे आप अच्छे ओहदे पर बिठा देते, जवाब देते हैं इस तरीके से, इस तरह से उसको इनाम देकर। खैर आगे चलते हैं हम। हमारे गुजरात के अंदर लव जिहाद का कानून पास हो चुका है और साथ साथ में मैं इस तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि ये जो लव जिहाद का कानून है ये आइन के खिलाफ है। बिल्कुल कि एक खास कौम को टारगेट बनाकर इतनी सख्ती करना, और इस तरह से एक और भी इस तरह से कानून यहाँ पे एग्जिस्टिंग है कि जो हमारे जो अशांत धारा जिसके हम कहा जाता है कि। अच्छा एक बात और बताऊँ आपको कि लव जिहाद का जो कानून की आप बात कर रहे हो उस कानून में लव का तो कोई जिक्र ही नहीं है, लेकिन उसको पेश इस तरह से किया जा रहा है। इसी तरह से जो अशांत धारा का कानून है, हम मुसलमान सिटीजन्स ऑफ इंडिया, भारत के नागरिक
और वही हम भारत में ना एक ज़मीन नहीं खरीद सकते कि जिस तरह से जो आपने बताया पहले कि अभी हम अपनी पूंजी जमा करके रखते हैं, हमें हमारे इलाकों में ही खेलना पड़ता है, हमारे बड़े दायरे महदूद हैं और हमारा जब हमारे इलाकों में रहते तो हमारे साथ क्या हादसे पेश आते हैं हम कबल इस वक्त थोड़ी हम अर्ज कर चुके हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात आपसे और भी कहूँगा लव जिहाद के मामले को लेकर कि कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा लव जिहाद कानून जो है वो इस तरीके का कानून है जी कि अगर कोई मुस्लिम लड़का अपना हिंदू नाम बदलकर जी किसी हिंदू लड़की से शादी करता है उसे धोखे में रखकर, ठीक है। तो उसे सख्त सख्त सजा होनी चाहिए। लेकिन कुछ दिनों पहले आपने सुना होगा, अभी 2 दिन पहले की बात है शायद, बराबर, जी जी उस वक्त ये हुआ कि एक निकाह हो रहा था और वहाँ पर जिस वक्त मौलवी साहब ने उसे कलमात पढ़ाने की कोशिश की तो उस वक्त वो पढ़ नहीं पाया। जब उसका आधार कार्ड लिया गया, उसका आइडेंटिटी कार्ड लिया गया, तो उसमें वो जो है ये राजफाश हुआ। हाँ, राजफाश हुआ कि वो हिंदू निकला। ठीक ठीक ठीक। तो ऐसे मामले में क्या वहाँ पर उसके खिलाफ कोई हाँ, कदम कानून तो लिया दो धारी जाएगा? तलवार है, एक इस तरफ चलना है तो उस तरफ भी इतनी तेजी से वो चलना है। बिल्कुल। लेकिन होता क्या है कि खास किस्म का रवैया इख्तियार हो जाता है जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं। और यहाँ पर गलती भी है साहब, यहाँ पर गलती है लड़की की कि लड़की को पता था कि वो जो लड़का है वो नॉन मुस्लिम है। तो ख़ासकर मुस्लिम लड़कियों के माँ बाप को भी इस बात का एहतियात रखना चाहिए कि उनकी लड़कियाँ जो है वो किस तरफ जाती है, किससे मिलती है, किससे जुलती है, ताकि आइंदा इस तरीके की वारदातें जो है वो सामने ना आए। यहाँ से रुक करते हम नए हमारे पड़ाव पर जिसको हम ज़ाती तजुर्बात कहते हैं। तो ज़ाती तजुर्बे इस बार मैं एक नया मौजू मैं आपकी ध्यान में लाना चाहूँगा कि माजरत ख्वाह मुसलमान। माजरत ख्वाह मतलब एक एहसास कमतरी का शिकार कि जो अपने आप को जैसे कि जो बीजेपी में जुड़ने वाले लोग हैं, जो इनके हर बुरे काम को भी जवाज़ देते हैंगे और जो जालिम जुल्म होता है उसके ऊपर भी वो कहते कि नहीं ऐसा होना चाहिए, ज़रूरत थी। जैसे कि आपने कल एक इंटरव्यू में आपने जब उनसे पूछा कि भाई आप तो ऐसे शख्सों में से थे, एक मशहूर शख्स जो बीजेपी में शामिल हुए, कि आप तो लहरों के खिलाफ चलने वाले समुद्र थे की लहरों को और अब लहरों के साथ चलने लगे और एक कौम का असासा थे, तो आप एक अब कौम की लायबिलिटी हो चुके। तो लेकिन उनका कोई इत्मीनान बख्श जवाब नहीं था। तो मेरा तवज्जो इस तरफ से है कि इस तरह के एहसास कमतरी वाले लोग इस तरह से इसमें शुमार होते हैं और हम जिन्होंने कोई जात का उनकी कोई नॉलेज भी नहीं है और उनके नज़दीक ना उन्होंने फ़िक़ा पढ़ा है, ना उर्दू ज़ुबान से ताल्लुक़ उनका, ना उन्होंने तारीख़ पे उनका नज़र है। तो होता क्या है कि उनको ऐसा लगता है कि जो हमारे फ़ातेह हैं, जो हमारे पे विक्टर लोग हैं, वो बिल्कुल बहुत बड़ी हस्ती रखते हैं और शायद उनकी कामयाबी का राज यही है। हम मुसलमान एक और दौर पे से भी गुजर चुके हैं। एक ज़माने में यहाँ अंग्रेज़ों का भी राज था, तो उस टाइम पे भी ऐसे दौर से गुजर कि जहाँ हम ऐसा समझा जाता था कि अच्छी टाइप में अच्छी अंग्रेज़ी आ जाती है और अच्छी अंग्रेज़ी आने से तरक्की होती है, ऐसा भी एक खाम ख्याली थी। तो कहने का मतलब ये ऐसा एहसास कमतरी का दौर से हम जब गुजरेंगे तो हम यहाँ पर आपको ऐसा तो नहीं लगता कि मुसलमान जो हैं वो कुछ डरे हुए हैं, या फिर कुछ ऐसा है कि कई मुसलमान जो है वो अपने जी मफाद के लिए इस तरीके से करते हैं? दुरुस्त अपने अपने ओहदों पे ले लेते हैं, लेकिन होता क्या है कि जैसे तुष्टिकरण का जो इल्ज़ाम लगाया जाता है, तो मैं यहाँ आपको ये बताऊँ, तुष्टिकरण हकीकत में आवाम का तो कभी हुआ ही नहीं। बिल्कुल नहीं। तुष्टिकरण अगर हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ हमारी क्लर्जी मतलब हमारी जो वो क्लास जो अपने आप को ठेकेदार बताती है मज़हब के, जो हमारे उलमाए हक से हमारे कोई मुखालफत नहीं, यहाँ आपको वजाहत कर दूँ, लेकिन उलमाए सू मतलब दुनियादार उलमा जो है वो और जो ठेकेदार जो बड़ी पार्टियों में जो अपने आप को मुसलमान का नुमाइंदा बताते हैं, सारे फ़ायदे उन्होंने उठाए। आवाम तक तो ये फ़ायदा पहुँच नहीं, और वो तुष्टिकरण वह उनका हुआ है और उन्होंने अपने घर भरे हैं और इल्ज़ाम ये लगाया जाता है कि सारे मुसलमानों के एक अपीसमेंट किया जाता है। ये बिल्कुल गलत इल्ज़ाम है। आखिर में हमारा जो हमेशा का एक मकबूल टॉपिक रहता है सूफ़ी नामा, ज़ाती तजुर्बात की तरफ। हाँ, तो ज़ाती तजुर्बात की तरफ से अब हम वहाँ चलते हैं कि सूफ़ी नामा की जानिब चलते हैं। ज़ाती तजुर्बात में जो हमारे आप कुछ अर्ज़ करना चाहे तो बिल्कुल बिस्मिल्लाह। ज़ाती तजुर्बात में मैं ख़ासकर ये बता रहा था जी कि जिस तरह के आज के मौजूदा हालात हैं जी कि मुसलमानों को किस तरीके से देखा जाता है, ठीक, मैं ये बात कर रहा हूँ आपको करीबन 25 साल पहले की। ठीक है। उस वक्त हम 3 दोस्त थे जुरुस्त, और हिंदुस्तान घूमने का काफ़ी शौक़ था। ठीक, हम तीनों दोस्त उस वक्त जयपुर गए, और जयपुर में खासकर गुजराती समाज है, वहाँ पे उसका एक अपना बराबर रहने की रिहायशी हाँ, गाह है। और गुजराती लोगों को वहाँ पर रहने के लिए
बहुत ही कम मामूली किराए कीमत पर में, हाँ बहुत ही कम कीमत में रिहाइश वहाँ दी एक जाती है। कमरा दिया जाता है। जी, जी। और वहाँ से जो एक रिक्शा जो है वो वहाँ पर घुमाने के लिए भी चलती है, जिसको एक दिन पहले से हमें लिखा देना पड़ता है। बुकिंग करानी पड़ती है उसकी। हाँ, ठीक है, उस रिक्शा में 5 लोगों की तादाद बैठ सकती है। दुरुस्त। हुआ ऐसा कि हमारे बाजू वाला जो कमरा था उसमें अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में हेल्थ डिपार्टमेंट के एक ऑफिसर थे, विनोद भाई पटेल, और उनकी वाइफ रुके हुए थे। और अलग करना हुआ ऐसा कि रिक्शा में भी हम 5 लोग साथ में थे। ठीक है, आमेर के किले में वगैरह हर जगह पर हम घूमे फिरे साथ में। ठीक है। विनोद भाई जो उनके हस्बैंड थे, उनको एक आदत थी कि सिगरेट पीना और मसाले खाना, और वो बार बार हमें ऑफर भी किया करते थे, लेकिन हम तीनों दोस्त मना कर देते थे। साथ में खाना पीना भी हुआ, लेकिन जब बिछड़ने का वक्त आया तो उन्होंने पूछा कि हम 2 दिन तक साथ में रहे लेकिन आपने अपना नाम तो बताया नहीं। ठीक। जब उन्हें हमारे नाम का पता चला, उन्हें एड्रेस लिख के दिया, जी। तो वो शॉक हो गए। ओके। कुछ देर के लिए उनकी जो अहलिया थी वो ऐसी शॉक हो गई कि क्या आप मुस्लिम हो? अच्छा। मुझे हंसी आ गई। मैंने क्यों, आपको नहीं लगा? बोले नहीं, 2 रोज तक हम साथ में रहे, आप में से तीनों ने ना किसी ने मसाला खाया ना सिगरेट पी। यानी हमारी छवि तो कोई इस तरह सी है कि हम मसाले खाने और सिगरेट पीने वाली कौमों में से बिल्कुल, हैं। उन्होंने बताया बाकायदा। मैं मतलब साहब इस तरह से मामला इसलिए हो गया है कि जो अखबारों ने हमारी एक नेगेटिविटी का एक पिक्चर बनाया है कि जो लार्जर देन लाइफ, जो अपनी हकीकत से भी ज़्यादा मबनी पर इन्होंने इस तरह से अपने को पेंट किया है अखबारों ने कि एक खास तरह एक कौम मिलत को हम इस तरह बदनाम करते हुए कि सारे मुसलमान तो अब्दुल लतीफ़ साहब के सागरित हैं, और दूसरा क्या है कि इनको और कुछ आता जाता नहीं है, बस जुआपुरा को बम बनाने की फैक्ट्री बना दी गई है। और फिल्मों में कैरेक्टर देखो आप, विलन जो बताते हैं, हाँ, वो भी जो इसी तरीके फिल्मों से में भी इस गाड़ी तरह से वाले हमारी वगैरह किरदार दिखाते कुशी हैं। होती है। तो इस तरह के मामला का एक जो माहौल बना रहा है, तो उसके बाद जब हम अपने अखलाक से पेश आते हैं दूसरी कौम, तो वो शौक हो जाए, इसलिए हो जाते हैं कि एक सख्ते का आलम तारी हो जाता है कि मुसलमान ऐसे भी हो सकते हैं, क्योंकि उनके दिलों में तक ऐसी छवि है कि मुसलमान तो एक भूत और जिन्नात से ज़्यादा कम उसकी बुराई नहीं की जा सकती, इस तरह की शख्सियत होगी। बिल्कुल। उसके आगे का आपको मैं बात बताऊं, जी तो वो इतने मुतासिर हुए जी। कि उन्होंने एड्रेस भी लिया। हम तीनों की शादी में घर पर भी आए। वो ओके। उनसे ऐसे घरेलू रिलेशन हो गए कि उनके दिलो दिमाग से एक चीज़ मिट गई कि आज तक हमारा जो कयास था जी जी। वो आम मुसलमान जो रोड पे घूमते फिरते उन्हें देख कर था, लेकिन आज जैसे जो मुसलमान है वो छुपे हुए रहते हैं और आम लोगों की तरह सड़कों पर बैठना उठना, रातों को जागना, इधर घूमना फिरना ऐसा नहीं करते। वो भी अच्छे लोग होते हैं, लेकिन उनका इंटरेक्शन उनसे नहीं हुआ। बिल्कुल। आपका हो चुका तो उसके लिए आपकी बड़ी एक अच्छी छवि उनके अंदर बड़ी। सभी हर एक समाज में हर एक तरह के लोग होते हैं। मेरा ये तवज्जो है कि ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि जो सड़क पर बैठने वाले सभी मुसलमान आप जैसे नहीं होते, इसकी तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता था। खैर, हम आगे बढ़ते हैं हमारे नए पड़ाव पर सूफीनामा की जानिब से, और इस बार एक ऐसा किस्सा मैं आपको बताऊंगा, इंशाअल्लाह आपका दिल बाग बाग कर देगा। सिरी सक्ती साहब जो जुनैद बगदादी साहब के मामू भी होते थे, गालिबन उन्हीं के नाम की मुतालिक से मुझे याद है, हो सकता है दूसरे बुजुर्ग भी हो सकता है, ये जहाँ तक मुझे याद पड़ता है वहाँ तक ये उन्हीं से मंसूब है। तो सिरी सक्ती साहब का ये वाक़या कुछ इस तरह से है कि उनको अक्सर बुखार रहा करता था। अच्छा। तो अब इनके जो मानने वाले मोतक़िद थे, उन्होंने कहा कि क्यों ना हम इनका कुछ, उस ज़माने में भी पेशाब के रिपोर्ट निकलते थे, उसको कारूरा के नाम से जाना जाता है, कारूरा। तो वो कारूरा करवा दिया जाए। तो उन्होंने मना किया श्री शक्ति साहब ने, पर काफ़ी जब लोगों का हिस्सा रहा तो आपने कंसेंट दे दी कि ठीक है आप करवा नहीं चाहते तो करवा लीजिए। तो आपने बोतल में अपना जो भी पेशाब था वो उनको दिया, और वो जो एक यहूदी उस ज़माने का नामवर हकीम था उसके यहाँ वो लेके गए। अब उसको दे दिया उसको, जो उसके बाद उसने वो रख लिया कि भाई मैं ठीक है मैं देख लूँगा, आप रख दीजिए यहाँ बराबर। अब जब वो कारूरा की उसने जो प्रोसेस शुरू किया तो वो शॉक था। वजह क्या? वो तो उसने कहा मेरे को ये शख्स के पास पहले ले चलो, उसके बाद मैं वजह बताऊंगा कि ये मैं क्यों इस तरह से मैं मिलना चाहता हूँ इस शख्स को। उसने कहा मेरी ज़िंदगी इसमें कारूरा तपासने में गई है, लेकिन मैंने आज तक ऐसे शख्स का कारूरा नहीं देखा। ये वो शख्स का कारूरा है कि जिसके दिल के कई टुकड़े हो चुके हैं, उसका ये कारूरा है। क्या बात है। अब जब उनको ले जाते हैं तो वहाँ तो वो बस सलामत जैसे अपनी ज़िंदगी जीते इस तरह से नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे थे, तो वो और सख्ते के आलम में आ गया। वजह क्या थी कि उनकी तो याद इलाही में दिल पाश पाश हो चुका था। तो वो ये लेवल के आदमी फिर भी जिंदा है, वो करामत देख के वो शख्स था मुझे मुसलमान बना लो, कि भाई नहीं, आपका हकीकत में दिल इतना
टुकड़े टुकड़े हो गया, लेकिन फिर भी अब जिंदा है, तो इसका मतलब इस्लाम की सच्चाई उस पर उजागर हो गई और वो मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह, अपने नफ्स को ही मार दिया था। हाँ जी, हाँ जी। के आगे मैं आपको ले चलूँ एक हदीस की जानिब से। बुखारी शरीफ के अंदर ये शायद गालिबन हदीस मौजूद है, और जो लफ्ज़ी तर्जुमा है वो मेरा होगा, क्योंकि इन गलती का इम्कान है, और हदीस में अगर गलती करते हैं तो वो बहुत ख़राब वईद है, उसके लिए मैं ये लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ कि तर्जुमा और समझ में दूंगा। खैर, उसका मफ़हूम मैं पूरी तरह से कोशिश करूँगा कि उसको इंसाफ दे सकूँ। तो साहब, सरकार दो आलम के ज़माने की बात है कि उन्होंने हदीस बयान की है कि एक शख्स ने रास्ते से जा रहा था, तो एक बादल से एक आवाज़ सुनाई दी कि भाई फ़लाँ बिन फ़लाँ के जो बागात है, बगीचा है, उस पर ये बादल के बारिश बरसा दो। अच्छा। अब वो बड़ा ताज्जुब करने लगा कि ये बारिश में से कोई आवाज़ दे रहा है फ़लाँ बिन फ़लाँ कि हम, तो वो ढूंढता हुआ वो शख्स की तलाश में गया कि जिसका नाम लिया गया था आसमान के बादलों में से कि भाई उसकी जगह पे बारिश गिरा दो। वहाँ पहुँचा, उसने ढूंढ निकाले उनको, तो बोले हज़रत ने कहा कि आप हो? तो कहा मैं हूँ। कि ये कैसे आना हुआ? तो कि एक सवाल था, तो कि क्या पूछना चाहते हो? तो कहे कि मैंने आसमान से अब कुछ वक्त पहले आवाज़ सुनी कि फ़लाँ बिन फ़लाँ के ऊपर ये जो बगीचा है उस पर ये बारिश गिरा दो, तो मैं समझना चाहता हूँ। तो कि मैं बताना तो नहीं चाहता, लेकिन अब जब आपने पूछ ही लिया है तो सुनिए। इन्होंने तो पूछा कि आप तकसीम किस तरह से करते हो गले की, जो आपके जो फल आते हो, इन्होंने सवाल किया। किसने? जो सुनकर आवाज़ सुनकर आए थे उन्होंने। तो उन्होंने क्या, सुनिए, मैं इसके 3 हिस्से करता हूँ। अच्छा। एक हिस्सा जो होता है बागात का, वो मैं अपने लिए और अपने अहले खाना के लिए रखता हूँ। दूसरा हिस्सा है वो मिस्कीन और मुसाफिरों के लिए रखता हूँ, और तीसरा हिस्सा जो बचता है तो इसको वापस दोबारा उसको बोने के लिए, मतलब इसके बीज वगैरह उसको हासिल करने के लिए उसको मैं बचाता हूँ। तो अल्लाह को ये अदा जो मिस्किनों को और मुसाफिरों की इमदाद की ऐसी पसंद आई कि आसमानों में उसके चर्चे होने लगे, और वो शख्स ने सुना और उन तक पहुँचा, उसकी वजह से अपनों तक ये भेद खुला। तो इसकी कितनी फजीलत है, मैं ये तवज्जो दिलाता हूँ कि किसी, हाँ, मेहनत खुद ने की, लेकिन उसको अपना ही हक नहीं समझा। जी, लेकिन औरों को भी देना। हाँ, तो एक फयाजी और सखावत का ये मर्तबा है कि आसमानों में उसका जिक्र चलता है। तो कोशिश ये करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें फयाज रहना चाहिए। बिल्कुल, अस्कुरुनी हो अस्कुरुकुम। बिल्कुल, आप यहाँ पर चर्चा करोगे तो आपका चर्चे जो है वो बेहतर। बिल्कुल। हाँ, तो आपकी जानिब से भी कोई किस्सा अर्ज़ होना था? हाँ, तो मैं आपसे खासकर राबिया बशरी जी के ताल्लुक से एक किस्सा अर्ज कर रहा था जी, कि राबिया बशरी के घर पर 2 मेहमान आए, ठीक, और आपके घर पर उस वक्त 2 रोटियां थी। आपने दोनों मेहमान के सामने 2 रोटी रख दी, जी, लेकिन उसी वक्त एक साहिल ने आवाज़ दी। ठीक, आपने मेहमानों के सामने से दोनों रोटी उठाकर उस साहिल को दे दी। ठीक, कुछ देर में एक बांदी आई और उसने राबिया बशरी से कहा कि ये आपके लिए रोटियां हैं कुछ। ओके, आपने गिनी तो वो 18 रोटियां थी, आपने उसे वापस कर दी। अच्छा, कुछ देर में फिर से आई, बोले आप ही के लिए, फिर आपने गिनी तो 19 थी, ठीक, फिर वापस कर दी। कुछ देर में फिर आई, आपने गिना तो वो 20 रोटियां थी, आपने रोटियां ली और 10-10 रोटियां दोनों मेहमान जो आए हुए थे उनके सामने रख दी। पेश कर दी। खाना खाने के बाद वो मेहमानों ने पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया कि 2 मरतबा वो रोटियां लेकर आई तो आपने वापस कर दी, और तीसरी मरतबा जब आई तो आपने उसे रख ली। ठीक, तो आपने कितना बेहतरीन जवाब दिया। जी, तवक्कल कितना बड़ा है अल्लाह ताला की ज़ात पर। ये देखिए, आपने कहा कि अल्लाह ताला ने वादा किया है कि जो मेरी राह में एक खर्च करेगा उसके बदले में मैं 10 गुना दूंगा। तो जब मैंने 2 रोटियां दी तो मुझे 20 मिलने चाहिए थी, तो पहले वो 18 लेकर और 19 लेकर आए तो मैं क्यों कबूल करूँ? जी, बहुत खूब है। मैं आपको ये बात बता दूं कि जैसे करामत औलिया है, तो आज के जो बातिल फिरके हैं उनके अंदर तो ये बात होती नहीं, तो वो सरे से आज करामत का इनकार कर देते हैं। और एक और तवज्जो ये दिलाऊं कि करामत जिससे वली से होती है वो कोई खुश नहीं होते, बल्कि उनकी यकीन में इतना इजाफा हो जाता है कि अल्लाह ने एजाज़ बख्शा है, तो उधर टेंशन में आ जाते हैं और याद इलाही और सख्ती से करने लगते हैं कि ये हमारे से करामत सरजद हो गई है, तो अल्लाह हम पे रिच तो गया है, लेकिन हमारी भी एक फरीज़ा बनता है कि उसकी तरफ अपना फ़र्ज़ अदा करें। तो साहब यहाँ पर मैं एक और किस्सा बता दूं। जी, जब बात निकली है, ठीक, उसके बाद हम ये प्रोग्राम को इख्तिताम करेंगे। राबिया बशरी का ही है जी, राबिया बशरी और हसन बशरी, ठीक है दोनों समुद्र किनारे बैठे हुए थे। जी, हसन बशरी को क्या हुआ कि वो समंदर के ऊपर मसल्ला बिछाकर नमाज अदा करने लगे। ठीक,
राबिया बशी ने फ़ौरन हवा में मुसल्ला बिछाया और नमाज अदा की। जी 2 रकात दोनों ने नमाज अदा की। उसके बाद हसन बशी से आपने कहा कि आपने अगर दुनिया के दिखावे के लिए जो किया है कि पानी पे मुसल्ला बिछाकर नमाज अदा की, जी तो कोई बड़ी बात नहीं। ये पानी में रहकर मछली भी करती है, बेहतर। और मैंने जो किया हवा में, वो हवा में रहकर मक्खी भी करती है। आहा तो हमें जो है इबादत करनी है वो किसी चमत्कार या करामात दिखाने के लिए नहीं, लेकिन अल्लाह को राज़ी करने के लिए करनी है। करामतों पे कोई फख्र नहीं किया उन्होंने। नहीं, फ़ख्र बिल्कुल नहीं किया। ठीक 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 ठीक। तो दोस्तों, मैं और मेरे दोस्त उस्मान भाई यहाँ पर आपसे इजाज़त चाहेंगे, इस प्रोग्राम को इख्तिताम करते हैं। आज हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे हमारे ख़ास दोस्त शाबान अली हड़किया जी का, कि जो आज उन्होंने हमारे साथ कैमरामैन का जो किरदार अदा किया है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से। दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी और प्रोग्राम में। तो उस्मान भाई कुरैशी और मदर शेख को इजाज़त दीजिए। और ख़ास एक बात आपसे फिर कहना चाहूँगा कि हमारे इस प्रोग्राम को आपको अगर पसंद पड़ता है तो उसे कमेंट, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो उस्मान भाई और मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।